अरे करमजली, कहाँ मर गई? सो गई क्या? तुझे पता नहीं तेरी लल्ला के उठने का टाइम हो गया है। दूध लेकर आ। अभी तक चाय नहीं बनी। चूल्हे ने पकड़ लिया क्या? चाची की आवाज सुनकर ग्लास में चाय डालती छवि के हाथ हल्के से कांपे, चाय उसके हाथ पर गिर गई। पर उसने जल्दी से चाय उठाई और चाचा चाची को देने चल दी। 2 घंटे से चाय बना रही है। अब लल्ला का दूध भी तैयार रख, उठता ही होगा। और टाइम पर नजर रखा कर। तेरे चाचाजी ने काम पर भी जाना है। नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं करती। चाची चाय पकड़ते हुए बोली। चाचा चुपचाप हमेशा की तरह फोन में बिजी था। उसने आकर जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसका कजिन संजय उठ गया था। वो जानबूझकर उसके आगे घूमता ताकि उसे झाड़ू लगाने में देर लगे और उसकी माँ से डांट पड़े। पर वो कुछ नहीं कहती थी, कभी नाराज नहीं होती थी। सारा काम करके वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। बस एक स्कूल ही था जहाँ जाने की इसे जल्दी रहती थी। वो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहते थे। इसके पापा ट्रक ड्राइवर थे, दूसरे राज्यों में ही सफर पर रहते थे। स्कूल में वो साल भर की फीस दे जाते थे। वो महीने में एक आध बार घर आते थे और छवि के खर्चे के तौर पर चाचा को पैसे दे जाते थे। पर इसे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, न इसने मांगा। ये पढ़ने में अच्छी थी और स्कूल टीचर बनना चाहती थी। स्कूल में पूजा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी मम्मी इसके लिए खाने को रोज कुछ न कुछ भेजती थी। स्कूल अच्छा लगने का एक कारण पूजा भी थी। वक्त बदला, ये बड़ी हो गई। इसने 12वीं के पेपर दे दिए थे। रिजल्ट आना रहता था। इसका कजिन संजय बड़े शहर में पढ़ने चला गया था। फिर एक दिन अचानक इसे हॉस्पिटल से फोन आया कि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये चाचा चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पापा की जगह पापा की लाश मिली। वही लाश के पास एक अमीर बूढ़ा खड़ा था। वो पापा के पास आकर रोने लगी, जबकि चाचा चाची उस बूढ़े के साथ बातें करने लगे। फिर चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा वो तुझे बुला रहे हैं। उनकी कार को बचाते हुए भैया का एक्सीडेंट हुआ है। वो चाचा के साथ उनके पास गई तो वो बोले, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुमने अपने पापा को खो दिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो अपने चाचा के पास आ गई। उसे पता नहीं था कि उसके कार में बैठने के बाद वह उसकी चाची ने उनसे पैसा ले लिया था। फिर उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद उसके चाचा चाची उसे नौकरी लगवाने का कहकर शहर ले आए और वहां एक होटल में उसे एक बूढ़े आदमी को सौंपते हुए बोले, लीजिए अब ये आपकी है, आप जो भी कहेंगे ये करेगी। फिर छवि से बोले, बेटा तुम्हें इनके घर नौकरी करनी है, अब से यही तुम्हारे सब कुछ है, जैसा कहें वैसा करना। चाची ने उनसे चेक लेकर अपने पर्स में रख लिया। चाचा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इनके साथ नहीं जाना। मैं सारा काम करूंगी चाची, मैं आपका हर कहना मानूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। छवि चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी, लेकिन चाची उसे कार में धकेल उससे हाथ छुड़ाकर चली गई। देखिए, मैंने इसकी पूरी कीमत दे दी है, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, कहकर वो कार की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। छवि जोर जोर से चिल्ला रही थी, चाचा, चाची, चुप हो जाओ, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें तुम इतना रो रो कर बुला रही हो, वो तुम्हें हमारे मालिक को बेच गए हैं। मैंने खुद उन्हें चेक दिया है। उन्होंने खुद माना है कि अब उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उस बूढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी? सफर लगभग 6 घंटे का था। उन्होंने आधे रास्ते जाकर होटल में खाना खाने के लिए कार रोकी, पर वो नहीं उतरी। सफर बहुत लंबा है, कब तक भूखी रहोगी? बूढ़े ने कहा, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। तब वो दोनों बारी बारी अपना खाना खाकर उसके लिए खाना पैक करा लाए, पर उसने खाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो फिर चल पड़े। वो सो गई।
उसे पता ही नहीं चला कब वो अहमदाबाद पहुंचे। कार के रुकने से उसने आंखें खोली। उसने देखा कि शाम हो गई है, हल्का अंधेरा भी हो गया है। उसने देखा कि एक बहुत बड़े घर के बाहर कार रुकी थी। घर क्या महल था? इसने ऐसे महल किताबों में देखे थे। वो सोचने लगी, मुझे इतना बड़ा महल साफ करना पड़ेगा? चलो जो मेरी किस्मत। वो कार से उतरी, सर पर पल्लू किया और उस बूले के साथ चल दी। बड़ा सा शानदार दरवाजा खुला तो एक औरत आरती का थाल लिए आई और इसकी आरती उतारी। पर उसने मुंह चढ़ा रखा था, मानो इससे चिढ़ती हो। औरत के पीछे वही हॉस्पिटल में मिला बूढ़ा खड़ा था। वो बोला, बेटे इसके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये जेठ है और मेरे भी, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। वो पागलों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। ससुर, जेठ, जेठानी? लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए। अंदर से घर और भी सुंदर था। शिवानी जाओ इसके कपड़े बदलवा दो। उसके ससुर ने उसकी जेठानी को कहा। वो उसे लेकर ऊपर एक कमरे में आई और वहां अलमारी से एक लाल साड़ी पहनने को दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना। वहां मेकअप का सामान है, लगा लेना। फिर मेकअप के सामान में से काजल उठाकर बोली, ये काजल है, लिपस्टिक न समझ लेना। छवि ने हल्के से सर हिला दिया। छवि ने अपने पुराने बेरंग से कपड़े उतारकर लाल साड़ी पहन ली। उसने हल्का सा मेकअप भी किया। वो खुद को शीशे में देखा तो खुद को पहचान न सकी। शीशे में ही उसने अपने साथ ब्लैक व्हाइट ग्रे रंग के कमरे को देखा तो उसे अपने चाचा के घर में लगे एक पोस्टर की याद आ गई, जिसमें एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी है और बाकी का सब ब्लैक एंड व्हाइट है। वो खुद को उसी पोस्टर की लड़की जैसी लगी। वो बैठी सोच रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, छोटी मैडम, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। वो उठकर उसके साथ चल दी। घर बहुत बड़ा था, अगर कोई पूरा घर देखने लगे तो सारा दिन लग जाए। वो डरी सहमी सी नौकरानी के पीछे चल रही थी। उसे पता चल रहा था कि वो लिफ्ट से नीचे जा रही है। कितनी फ्लोर है ये उसे पता ही नहीं था। उस बेचारी ने तो लिफ्ट ही आज पहली बार देखी थी। वो और घबरा गई। जैसे तैसे वो लोग ड्राइंग रूम में आए। वहां बहुत से लोग बैठे थे। इसने देखने के लिए सिर नहीं उठाया, सिर्फ आवाज सुनकर ही अंदाजा लगाया कि 10 के करीब लोग होंगे। उसे सोफे पर बिठा दिया गया। तभी उसके ससुर बोले, बेटी, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। फिर एक हैंडसम सा लड़का आया। छवि ने बैठते वक्त उसे देखा था। ये गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। छवि को लगा ये उसका पति होगा। लेकिन उस लड़के ने माइक उठाया और सबके बारे में इसे बताने लगा। तो मैं हूँ इस घर का सबसे छोटा बेटा हर्ष। वैसे मेरा पूरा नाम हर्षवर्धन है, पर सब मुझे प्यार से हर्ष कहते हैं। आज मैं आज के प्रोग्राम को होस्ट करूंगा। अब हम शुरू करते हैं आज का मुंह दिखाई का प्रोग्राम। आज की खास गेस्ट हमारी नई भाभी जो अपनी सीट पर बैठ गई है। सबसे पहले आए हमारे पूज्य पिताजी। आइए पापा। फिर हर्ष ने पापा को बुलाया। वो एक कमेंटेटर की तरह ही बोल रहा था। उसने पानी पिया फिर बोलने लग गया। अब छवि को पता लगा कि ये उसका देवर है। उसे अपनी सोच पर घिन आई। वो अपने देवर को अपना पति कैसे समझ सकती है। तभी हर्ष की आवाज आई, ब्रेक के लिए क्षमा कीजिएगा, मैं पानी पीने गया था। हाँ, तो पापा ने भाभी को शगुन दिया, पता नहीं कितना दिया, लेकिन लगता है अच्छा खासा दिया होगा क्योंकि पैकेट काफी भारी दिख रहा है। साथ ने ये पुश्तैनी कंगन भी दिए हैं। पता नहीं सारे दे दिए कि मेरी पत्नी के लिए भी कोई बचा कर रखे हैं। सभी हंस पड़े। छवि को भी अब थोड़ा सा सहज लगने लगा था। अब आए हमारे चाचा चाची जी। इन्होंने भी पापा की तरह तकड़ा शगुन दिया। हमारी भाभी ने उनके भी चरण छुए और आशीर्वाद लिया। हर्ष सबको आंखों देखा हाल सुना रहा था। छवि सिर को झुकाए बैठी थी। उसने किसी के भी चेहरे नहीं देखे थे। अब आए हमारी बुआ जी। ये भी इसी घर में रहती है। इन्होंने ही हमें माँ की तरह पाला है। अब बुआ ने भी शगुन दिया। उन्होंने पल्लू में छुपा के दिया, पता नहीं कम है कि ज्यादा। हर्ष ने हंसते हुए कहा, अब आ रहे हैं हमारे बड़े भैया और भाभी जी।
भैया ने शगुन दिया और खड़े हो गए। पर भाभी ने बड़े प्यार से छोटी भाभी का पल्लू ठीक किया, उसके कान में कुछ कहा, और शायद उसे कह रही हैं, तेरे कंगन मेरे कंगन से बड़े कैसे? हाँ हाँ हाँ, जोक ऑस द डे, कहकर उसने सभी को हंसा दिया। अब एंड में ये हमारे चाचा जी की छोटी बेटी निम्मी, और ये है हमारा इकलौता भतीजा प्रताप। इनके अलावा चाचा की बड़ी बेटी है सिम्मी, वो पढ़ाई के कारण नहीं आई। निम्मी और मैं हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे एग्जाम बाद में हैं। हमारे प्रताप जी अभी 5वीं में पढ़ते हैं। सब हो गए भई, कोई मुझे पानी दो। वो सांस फूलने का बहाना बनाकर सोफे पर लेट गया। पानी पीने के बाद वो फिर खड़ा हो गया। सबके लिए चाय पानी आ गया था। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है आपका होस्ट हर्ष। अब बारी है भाभी के शगुन देने की। ये बुआ भाभी जी के पास आ गई है। सबसे पहले हमारे पापा के वफादार इस घर के हाउसकीपर सोमदादा। ये वही बूढ़ा आदमी था जो इसे वहां से लेकर आया है। अब ये दादा ने इन्हें प्रणाम किया और ये भाभी जी ने बुआ के कहने पर उन्हें पैकेट दिया। अब बारी आई सोम दादा की दादी इमली माता की। लो, मेरे बोलते बोलते वो शगुन लेकर निकल भी गए। ऐसे ही उसने सारे नौकरों के नाम बोले। सारे अपने अपने पैसे लेकर दुआएं देकर चले गए। इस बीच छवि सोच रही थी कि उसकी शादी हुई किससे है। कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा, जाने वो कैसा होगा। फिर बुआ के कहने पर छवि ने निम्मी और प्रताप को एक एक पैकेट दिए। फिर हर्ष बोला, बुआ ये गलत बात है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलवाया। मेरा शगुन कहाँ है? तू देवर है, अपनी भाभी से मांग ले। बुआ बोली। तो वो जाकर छवि के बराबर बैठ गया और बोला, भाभी मेरा शगुन दीजिए। छवि ने निकाल के जल्दी से दे दिया। उसने देखा तो वो बोला, भाभी ये क्या, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं पता, मुझे और चाहिए। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। सबकी हंसी से गूंजता कमरा एकदम से शांत हो गया, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। छवि की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे गर्दन भी उठा नहीं पा रही थी। आ गए तुम? तुम्हारी दुल्हन आ गई है। हमने सारी रस्में कर दी है, अब सारा हो गया है। पापा बोले। ठीक है, एक कर्कश आवाज में कहकर वो आगे निकल गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांस ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हो। फिर 2 नौकरानियां छवि को उसके कमरे में ले गई। उसने इस बार ध्यान रखा, लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है। फिर उतरकर दाईं तरफ दूसरा कमरा उसका था। दरवाजा खुला था, वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाजा बंद करके चली गई। ठीक है, एक कर्कश आवाज में कहकर वो आगे निकल गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांस ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हो। फिर 2 नौकरानियां छवि को उसके कमरे में ले गई। उसने इस बार ध्यान रखा, लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है। फिर उतरकर दाईं तरफ दूसरा कमरा उसका था। दरवाजा खुला था, वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाजा बंद करके चली गई। वो बेड पर बैठी इंतजार करती रही। वो सोच रही थी कि ये कैसा होगा, जिसके आने से सारे घर वाले शांत हो गए। मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और वो सीधा बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। छवि अब भी चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। उसने उसके सामने कागज रखे और बोला, इस पर साइन कर दो। छवि ने कागज पर बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। संग्राम ने पहले ही साइन किए हुए थे, उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने छवि की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, लो अब ये शादी कानूनन हो गई। ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। छवि ने डरते डरते आंखें उठाकर उसे देखा, उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। वो वही बैठा डरावनी हंसी में जोर जोर से हंसा, फिर बाहर आ गया। उसने आवाज दी। 2 नौकरानियां जो उसे छोड़ गई थी वो वहां आई।
वो बोला, बुआ को बुला कर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ ये बेहोश हो गई है, रवि को फोन कर दो। वो बोला। बुआ ने रवि, जो इनका फैमिली डॉक्टर था, को फोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा। उन्होंने सोम दादा की तरफ देखा। वो बोले, जी गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया। हमने खाना लेकर भी दिया पर इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहाँ आकर मैं काम में लग गया सो भूल गया। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इसने खाना खाया है या नहीं। पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम को गुस्सा आ गया तो वो सबका खाना बंद कर देगा। छवि को होश आ गया था। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ। आप सब भी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब छवि और संग्राम ही अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, संग्राम सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। छवि ने हाँ में सिर हिलाया। छवि ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी? उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरी। मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई थी। तो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं है? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूँ? संग्राम ने पूछा। जी, छवि धीरे से बोली। उसने खुद को उसका चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया और छवि के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। छवि ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुरदरा हो गया था और एक आंख भी नकली है। कभी मैं भी हर्ष की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफी जल गया था। मेरे दोनों बाहें और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था पर कंपनी संभालनी थी तो अब मुंह ढककर चला जाता हूँ। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। छवि उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश न करना, कभी नहीं, कहकर वो उठा। उसने बर्तनों को पैर मार दिया। सारे इधर उधर बिखर गए। फिर वो बोला, सो जाओ, कहकर वो वहां से चला गया। छवि को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसने खुद को ही समझाया, इस तरह खुद को बदसूरत देखकर हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ सकती है। इसने जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता दे कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुख को और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था, पर वो नौकरानियां उसके लिए कपड़े ले आई और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दी। बीबी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ भी चाहिए हमें बताइएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? छवि ने पूछा। जी, मैं चंबा और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े सौब के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम नई आई है, आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंबा बोली। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही न हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये न समझ ले कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। छवि सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही न हो।
इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये न समझ ले कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी। तैयार होकर वो चंबा के साथ नीचे आ गई। डाइनिंग रूम में आई। उसने आते ही पापा, चाचा चाची, बुआ और जेठ जेठानी के पैर छुए। उसे चंबा ने संग्राम के बगल वाली सीट पर बिठा दिया। बड़े से टेबल के बीच में उसके ससुर बैठे थे। उनकी बाईं तरफ चाचा चाची, बुआ, फिर जेठ और जेठानी बैठे थे और बाईं तरफ संग्राम, छवि, निम्मी, हर्ष और सबके अंत में प्रताप बैठा था। छवि ने कभी ऐसे सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। संग्राम ज्यादा नहीं खाता था। उसके लिए एक ब्रेड और दूध का ग्लास लिया। बाकियों के लिए परांठे और दही था। एक दो सब्जियां भी थी, पर छवि भी ये सब खाने की शौकीन नहीं थी। उसने थोड़े से दही के साथ एक परांठा लिया। निम्मी ने उसकी प्लेट में आलू की सब्जी रखते हुए बोली, भाभी ये खाकर देखो। उसे देखकर हर्ष ने भी उसकी प्लेट में भिंडी की सब्जी रख दी। छवि की प्लेट भर गई थी। उसकी चुन्नी भारी थी और उसे सिर पर चुन्नी लेने की आदत नहीं थी, तो उसे खाना खाना मुश्किल हो रहा था। उसका चम्मच नीचे गिर गया और सब्जी के कुछ छींटे संग्राम के हाथ पर गिर गए। फटाक! संग्राम उसी वक्त खड़ा हुआ और छवि के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोला, जाओ पहले टेबल मैनर्स सीख कर आओ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चला गया। सारी प्लेट उछलकर छवि पर गिर गई। वो घबराकर उठ खड़ी हुई। उसके तो आंसू निकलने वाले थे, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सबसे कहा, क्षमा कीजिए, मैं चलती हूँ। कहकर वो भी अपने कमरे में चले गई। नीचे पापा, बड़े भैया, हर्ष और निम्मी को तो संग्राम का बिहेवियर बुरा लगा, पर चाचा चाची, बुआ और बड़ी भाभी ये देखकर खुश हो रहे थे। छवि कमरे के अंदर आकर बहुत रोई। उसे अपने घर में भी चाची से रोज ही ताने सुनने को मिलते थे, पर वो कभी रोई नहीं थी। पर आज उसे बहुत बुरा लग रहा था। जाने क्यों वो फूट फूट कर रोई। फिर उसने अपने कपड़े बदले और चुन्नी को टिकाए रखने की प्रैक्टिस करने लगी। उसने तय किया कि वो कोई गलती नहीं करेगी। वो शीशे में अपने चेहरे पर छपे संग्राम के हाथ के निशान को देखकर वो देखती ही रह गई। उसे आज पूजा की बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहा करती थी, छवि तू शादी से पहले इतना काम करती है, अपनी चाची के इतने जुल्म सहती हो। देखना शादी के बाद तुम बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तू अपने घर में राज करेगी। तूने अपने जीवन में अब तक खिजा ही खिजा देखी है। देखना शादी के बाद बहारें ही बहारें होंगी। ये बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को हिम्मत दी, तू चिंता न कर, तू अपने पति और परिवार को खुश कर, तेरे जीवन में बहारें आ जाएंगी। तू मेहनत कर और बहारों एक इंतजार कर। उसने अपनी आदत के अनुसार इस बात पर शेर बनाकर खुद को ही सुनाया। आज हालात कह रहे हैं, जीवन में न आएगी बहार, पर दिल तू अंत तक करना, उन बहारों का इंतजार। उसने अपनी डायरी निकाली, उस पर बाकी शायरी के साथ ये शेर भी लिख लिया। उसे शायरी का शौक था। जब भी खुश होती या दुखी होती, वो शायरी लिखती थी। उसका मन अब कुछ हल्का हो गया। उसने अपनी अलमारी में से हल्की चुन्नी वाले सूट एक तरफ रख लिए और सोचा कि अब इन्हें ही पहना करेगी। डिनर के वक्त वो नीचे आई तो डाइनिंग रूम में बहुत कम लोग थे। चाचा चाची और निम्मी नहीं थे और संग्राम भी नहीं था। तो वो वहां पहुंची तो संग्राम की जगह बुआ बैठी थी और ये उनके बगल में बैठ गई। हर्ष और प्रताप उसके साथ बैठे थे। सामने बड़े भैया और भाभी बैठे थे। पापा अपनी जगह पर ही बैठे थे। सब खाना खाने लगे। छवि की संग्राम के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने पूछा, निम्मी और चाचा चाची नहीं आए? नहीं बेटा, वो लोग दूसरे शहर में रहते हैं। तुम्हें मिलने आए थे, आज दोपहर चले गए, बुआ ने बताया। भाभी चिंता न करें, आपका दिल उनको मिलने को करे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिला लाऊंगा।
सिम्मी भी कह रही थी आपसे मिलने को। हर्ष बोला, हाँ, वो लोग इन्हें अपने घर बुलाएंगे तो ये संग्राम के साथ जाएगी। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बुआ बोली। फिर सभी खाना खाने लगे। पर अब माहौल सुबह के माहौल से बहुत ही खुशनुमा था। छवि को इस बात का एहसास हुआ कि सभी संग्राम से डरते हैं और बात नहीं करते। जब वो नहीं होता तो सभी हंसते बोलते हैं। वो सारा दिन अपने कमरे में रहती, बस खाना खाने नीचे उतरती थी। उसे ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। पहले दिन के बाद संग्राम घर नहीं आया। उसने संग्राम के बारे में न तो किसी से पूछा न किसी ने उसे बताया। फिर एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद वो पापा से बोली, पापा जी, मैं सारा दिन बोर हो जाती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज में लगना चाहती हूँ। मेरे 12वीं में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बेटे, मैं आज संग्राम से बात करूंगा। जैसा वो कहेगा वैसा ही करेंगे। अब वो तुम्हारा पति है, इसलिए उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पापा ने कहा, ठीक है पापा जी, आप इनसे पूछकर बता दीजिएगा। मैं वेट करूंगी। लेकिन जरा जल्दी कीजिएगा, पहले ही क्लासेस स्टार्ट हुए महीने से ऊपर का समय हो गया है। फिर पढ़ाई को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। छवि ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उस शाम संग्राम घर आ गया। वो आकर अपने कमरे में बैठा रहा। चंबा ने छवि को बता दिया था। चंबा और कला की मदद से वो सच संवर कर तैयार हो गई। पर वो कमरे ही आया ही नहीं। रात के खाने पर वो नीचे गई तो वो संग्राम के साथ वाली सीट छोड़कर अगली सीट पर बैठने लगी तो बुआ बोली, इस तरफ बैठो बहू, मैं इधर बैठ रही हूँ। बुआ ने जानबूझकर ऐसा जताया मानो छवि उनके लिए जगह छोड़ रही हो। छवि डरते डरते संग्राम के बगल में बैठ गई। आज उसने बड़े सलीके से खाना डाला और आराम से ही खाया। कोई गलती नहीं की। संग्राम सब देख रहा था, पर वो बोला कुछ नहीं। वो खाना खत्म करके जाने के लिए खड़ी हो गई। वो बोलने लगा तो पापा पहले ही बोल पड़े, जब तक बड़े खा रहे हैं तब तक बैठो, उनके खड़े होने के बाद जाना। वो खाली प्लेट रखकर बैठ गई। फिर पापा ने जब खा लिया तो वो बोले, चलो अब उठ जाओ बेटा, आओ मेरे साथ लिविंग रूम में चलो। वो उनके साथ जाकर वहां बैठ गई। देखो बेटा, मुझे पता है कि संग्राम थोड़ा गुस्से वाला है, पर जब तुम उसे समझने लगोगी तो तुम्हें उसके गुस्से की आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें कम बुरा लगेगा। पापा जी ने जितना समझा सके समझाया। फिर वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ और इमली बोली, छोटी बहुरानी, हम अंदर आ जाए? हाँ जी, वो ठीक होकर बैठते हुए बोली। इमली अंदर आ गई। वो बोली, छोटी बहुरानी, हम आपसे बात करने आए हैं। वो क्या है न कि बड़े बेटा जी बचपन से थोड़े कड़क मिजाज के हैं, तो उनकी बातों का गुस्सा मत मानना। उससे प्यार से मिलो, उसे खुश रखो तो वो भी तुम्हारी बात मानेगा। वो कहते हैं न कि औरत अपनी खूबसूरती से किसी को भी बस में कर सकती है। तुम भी उससे प्यार जताओ। कहकर वो चली गई। रात करीब 8 बजे संग्राम उसके कमरे में आया। छवि बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। वो उसे देखकर सीधी हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा और उसके पास बेड पर बैठ गया। वो सरकना चाहती थी पर उसके कमीज का पल्ला संग्राम के नीचे दब गया था, तो वो वही बैठी रही। संग्राम का सारा शरीर उसे छू रहा था, लेकिन उसने पहले ही सोच लिया था कि वो इसे नाराज नहीं करेगी। पापा जी कह रहे थे तुम पढ़ना चाहती हो? जी। क्या पढ़ना चाहती हो? संग्राम ने बड़े आराम से पूछा। जी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वो बोली, हमारे खानदान में किसी बहू ने नौकरी नहीं की और न मैं चाहूंगा कि तुम करो, इसलिए ये ख्याल मन से निकाल दो। इसके अलावा तुम कुछ हॉबी के लिए करना चाहो तो कर सकती हो, जैसे बड़े भाभी ने कुकिंग और कढ़ाई की क्लासेस ली है, तुम भी ऐसा कुछ कर सकती हो। संग्राम बोला, जी पेंटिंग में ले लूं? उसने डरते डरते पूछा। ठीक है, ले लेना, लेकिन एक बात सुन लो, मुझे तुम्हारे बारे कोई शिकायत न आए। तुम समय से आओ, समय से जाओ। तुम्हारे लिए कार तैयार रहेगी।
सोम दादा को कह दूंगा, वो तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। संग्राम की बात सुनकर वो खुश हो गई। संग्राम ने उसकी तरफ देखा नहीं, पर उसकी छुअन से उसे पता चल रहा था कि वो खुश है। वो दोनों बहुत करीब थे। संग्राम को उसके बदन से आती खुशबू अच्छी लग रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो उसे गले लगा ले चुमे। उसने अपने दिल की सुनी और उसकी तरफ पलटकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। छवि के चेहरे पर उसकी खुरदरी चमड़ी चुभ रही थी, पर वो कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से उसने इसे छोड़ा और टेबल पर रखे ग्लास को हाथ मारकर गिराकर चला गया। छवि हैरान सी उसे देखती रही। वो सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर भी नाराज हो जाता है। अगले दिन वो सोम दादा के साथ कॉलेज गई। संग्राम के कारण उसका आराम से एडमिशन हो गया। सोम दादा उसे क्लास में बिठाकर चले आए। वो काफी मन लगाकर सीखने लगी। अब वो रोज कॉलेज जाती थी। ड्राइवर उसे छोड़ आता था और ड्राइवर ही ले आता था। कुछ दिन बाद उनकी क्लास में एक नया लड़का आया। लड़का बहुत ही हैंडसम था। उसने अपनी जिंदगी में सबसे हैंडसम लड़का हर्ष देखा था, पर ये हर्ष से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। सभी लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थी। इसने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपना काम करने लगी। क्लास में सर आए तो उन्होंने उसका परिचय सबसे करवाया। बच्चों, ये नए स्टूडेंट है। इनका नाम सहस है। सहस, आप क्लास में किसके पास बैठना चाहोगे? जी, मैं उनके साथ बैठना चाहूंगा। सहस ने छवि की तरफ उंगली करते हुए कहा। छवि ने कहा, लेकिन सर, मेरे साथ मीना बैठती है। वो आज आई नहीं है। कोई बात नहीं, मीना को हम और जगह बिठा देंगे। ये नया आया है, इसे बेसिक बातें बाकियों से अच्छी तरह तुम समझा सकती हो। सर ने कहा। अब छवि भी कुछ न कह सकी। वो छवि के साथ बैठ गया और छवि उसे पिछला काम समझाने लगी। अगले दिन मीना आई तो सर ने उसे किसी और के साथ बिठा दिया। अब छवि के पास कोई चारा नहीं था, उसे उसी के साथ बैठना पड़ा। वो बातें बहुत करता था। छवि चुप रहना पसंद करती थी। वो छोटी छोटी बात छवि से पूछता। छवि तंग हो जाती, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर वो कहता, एक बात कहूँ, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो। तुम्हारी आंखें यूं छोटी हो जाती है। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। देखकर छवि को भी हंसी आ गई। तो दोस्तों, ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।